वेलकम इन दिस क्लास। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स की जो अगली यूनिट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये यूनिट 2। इस यूनिट में आप पढ़ेंगे सबसे पहले जो विद्युत परिपथ होते हैं उनसे संबंधित कुछ प्रमेय। तो विद्युत परिपथ चूँकि जटिल परिपथों को हल करने के लिए इससे पूर्व हम किरचॉफ के नियम पढ़ चुके हैं, लेकिन किरचॉफ के नियम भी अगर परिपथ अत्यधिक जटिल हो तो उसको सिंप्लीफाई करने में क्या रहता है, हमेशा कार्य रहे यूजफुल। तो यह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उससे जो प्राप्त गणितीय जो समीकरणें हैं वह इतनी ज़्यादा प्राप्त होंगी, जितनी लूप होंगी उतनी हमें समीकरण प्राप्त होंगी। तो इसलिए उस कॉम्प्लिकेसी को सॉल्व करने के लिए अगर हमें ये देखना हो कि हाँ ओवरऑल जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या बिहेव कर रहा है, या ओवरऑल जो प्रतिबाधाएं हैं परिपथ में वो क्या है, अगर हम उनकी ही चर्चा करें, बाकी की जो चीज़ों हैं उनको हम उसका फाइनल रिजल्ट अगर देखना चाहें तो हमें उन परिपथों पर परिपथ प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ थेवेनिन प्रमेय को। जो थेवेनिन प्रमेय है उसका स्टेटमेंट क्या है, देखिए हम एक सर्किट के साथ इसको समझते हैं। ये मान लीजिए कोई सर्किट है, इस सर्किट में एक वोल्टता स्रोत लगा है जिसकी वोल्टता है E। यहाँ पर एक प्रतिबाधा है जो Z1 है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ दूसरी प्रतिबाधा है जो Z2 है, और यहाँ एक और प्रतिबाधा है वो Z3 है। मोस्टली हम इसको इस रूप में ही पढ़ेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाएंगे तो हमें इसको समझना ही कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। और यहाँ जो है इसके टर्मिनल्स हैं इस परिपथ के, तो यहाँ टर्मिनल, ये दो टर्मिनल यानी इसको 2 टर्मिनल नेटवर्क कहते हैं, ठीक है, द्विटर्मिनल। और यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है लोड रेजिस्टेंस या लोड प्रतिबाधा, हम इसको ZL कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वोल्टता या धारा स्रोतों से युक्त, यहाँ हमने एक स्रोत माना है और भी कई स्रोत मान सकते हैं अलग अलग लूप के लिए, कोई रैखिक प्रतिबाधाओं से युक्त। तो यहाँ ये जो Z1 Z2 या जो भी प्रतिबाधाएं ये रैखिक है। अब देखिए रैखिक प्रतिबाधाएं क्या होंगी, रैखिक प्रतिबाधाएं वो होंगी जहाँ पर वोल्टता और धारा क्या होगी, समानुपाती होंगी, यानी ओम के नियम का फॉलो होगा, वो रैखिक प्रतिबाधाएं होंगी, ठीक है। तो आप इसके द्वारा समझ सकते हैं कि ट्रांजिस्टर डायोड है वो रैखिक प्रतिबाधाएं नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ ओम के नियम का फॉलो नहीं होता, ठीक। और ऐसा अगर कोई परिपथ हो तो इस परिपथ को हम क्या कर सकते हैं, एक तुल्य परिपथ में चेंज कर सकते हैं। देखो इसका तुल्य या इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाएंगे तो जिस सर्किट में सिर्फ एक क्या होगा, वोल्टता स्रोत होगा, जिसको हम ई इक्विवेलेंट से लिखेंगे, और इस परिपथ की एक ही प्रतिबाधा होगी जिसे हम क्या कहेंगे, Z इक्विवेलेंट कहेंगे। और ये लीजिए ये परिपथ हमें इधर वाले का मिल गया। और अब हम चाहें तो अब इस पर लोड कनेक्ट करके हम फाइनल जो भी हमें चेक करना है वो चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखो ये जो सर्किट है, एक बार आप इसको छोड़िए, इसके तुल्य ये सर्किट बना है, 2 टर्मिनल वाला रैखिक प्रतिबाधाओं से युक्त। इस सर्किट में अगर हम लोड के सिरों से प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है तो बताइए क्या होगी, यहाँ लोड के सिरों से प्रवाहित धारा बराबर होगी ओम के नियम से I = V/R। तो V वोल्टता कितनी है इस परिपथ की, E इक्विवेलेंट, और बट्टे कुल प्रतिबाधा कितनी है यहाँ पे, Z इक्विवेलेंट इंटू प्लस ZL। ये देखिए, तो हम इस परिपथ को सिंप्लीफाई करके, ठीक है, हम एक तुल्य परिपथ में चेंज कर सकते हैं, और जिसके लिए हमारे को जो रिजल्ट ज्ञात करने हैं वो ज्ञात करना बहुत ही क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब ये काम हमने थेवेनिन के स्टेटमेंट से बताया। अब हम थेवेनिन प्रमेय को प्रूफ भी करके देख लेते हैं कि क्या वाकई में इस लोड प्रतिबाधा से प्रवाहित होने वाली धारा का मान यही आता है क्या, और जहाँ E इक्विवेलेंट कैसे ज्ञात होगी और Z इक्विवेलेंट कैसे ज्ञात होगी, या किन से E इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट को हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। चलिए तो इसका प्रूफ कह दीजिए, उत्पत्ति कह दीजिए इसकी। देखिए सबसे पहले यहाँ इस परिपथ में यहाँ से प्रवाहित होने वाली धारा को मैं I कह देता हूँ, और लोड से बहने वाली धारा को हमने इंट्रोड्यूस करवाई दिया, वो कितनी है, IL। और अगर हम इस दर से, चूँकि बिंदुओं पर नोड पर में से यहाँ से बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, I - IL। यहाँ 2 लूप बन रहे हैं, लूप फर्स्ट एंड लूप सेकेंड, समझ आई बात। लूप
फर्स्ट और लूप सेकंड के लिए हम किरचॉफ के नियम लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि यह ई इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट कब परिभाषित होंगे। थेवेनिन प्रमेय का स्टेटमेंट पूरा नहीं हुआ था। ये ई इक्विवेलेंट परिभाषित होगा जब हम लोड को हटाकर लोड के सिरों पर वोल्टता मापेंगे पूरे परिपथ की एक साथ। आई बात समझ में? यानी कि इन लोड जो आउटपुट जो इसके ये जो टर्मिनल्स हैं, इन टर्मिनल पे आप पूरी वोल्टता का मापन कर लीजिए तो वह किसको निरूपित करेगा? ई इक्विवेलेंट को निरूपित करेगा। ठीक है, पर उस स्थिति में क्या नहीं होगा? लोड नहीं होगा लोड को हटाते हुए। आई बात समझ में? दूसरा Z इक्विवेलेंट क्या होगा? Z इक्विवेलेंट यहाँ से देखी गई परिपथ की कुल प्रतिबाधा होगी। यहाँ भी हम लोड टर्मिनल्स को एक बार लोड को हटा हुआ मान लेंगे और यहाँ से हम इस पूरे सर्किट की प्रतिबाधाएं वो मेजर करेंगे, श्रेणी क्रम समांतर क्रम जो जैसे भी है उनको लेके। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब हम प्रतिबाधाएं मेजर करेंगे तब हम विद्युत जो स्रोत है वोल्टा स्रोत उनको उनकी आंतरिक जो प्रतिबाधा है वो ही वहाँ रखेंगे, उनकी वोल्टताओं को क्या कर दिया जाएगा? वहाँ शून्य मान लिया जाएगा। आई बात समझे? यहाँ वोल्टता को शून्य मानते हुए यहाँ अगर इसकी कोई आंतरिक प्रतिबाधा है इस बैटरी की तो 1 ओम 2 ओम वो लिख देंगे और इस सर्किट में वो कनेक्ट कर देंगे। अगर आंतरिक प्रतिबाधा नहीं है तो इसको हम क्या कर देंगे? शॉर्ट कर देंगे यहाँ से। आई बात समझ में? तो यह करते हुए हम ई इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट को ज्ञात कर सकते हैं। अब एक बार इसको हम थोड़ा ड्राइव करते हैं तो हम उसको बाद में और भी अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए, जो फर्स्ट लूप है फिलहाल ये लोड कनेक्टेड है और कनेक्टेड के लिए हम IL का मान ज्ञात करते हैं और जो IL का मान ज्ञात होगा हम इससे कंपेयर करेंगे इस सर्किट से। चलिए देखिए, अगर लूप फर्स्ट में किरचॉफ के वोल्टता नियम से देखिए, यहाँ धारा कितनी बह रही है? I, प्रतिबाधा कितनी है? Z1। फिर इधर आए हम आगे, धारा कितनी है? I माइनस IL, प्रतिबाधा कितनी है? Z3। और ये आए बैटरी टर्मिनल्स, तो यहाँ सिर्फ वोल्टता बची है तो ये इज इक्वल टू ई हम लिख सकते हैं। आई बात समझ में? यहाँ से देखो I और I एक साथ है, I Z1 प्लस Z3 माइनस IL Z3 इज इक्वल टू ई। इसको हमने थोड़ा सा सोल्व कर दिया, I वाली टर्म को एक साथ लिख दिया, IL वाली को एक साथ अलग कर दिया। नेक्स्ट लूप सेकंड में, तो लूप सेकंड में आप देखिए यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ धारा कितनी है? IL और प्रतिबाधाएं कितनी है? Z2 और ZL तो आ गई श्रेणी क्रम में, और उसके बाद में हम धारा नीचे की ओर है, धारा के विपरीत पह रहे हैं तो इसलिए माइनस का सिंबल ले लेंगे तो I माइनस IL और प्रतिबाधा कितनी है? Z3, कोई भी वोल्टेज स्रोत नहीं है, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से एक काम करें, यहाँ से हम I का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व किया, ये आ गया मान IL Z2 प्लस ZL और यहाँ ये मल्टीप्लाई हुआ और प्लस का क्या हो गया? Z3 IL और माइनस का I Z3 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। ठीक है, ये I Z3 को हम इस साइड में ले जाएंगे तो ये हो गया, ये वैल्यू आ गई। और अगर हमें I की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम इस नंबर को डिवाइड कर देंगे किससे? IL तो लिख ही दिया, ये नंबर डिवाइड कर देंगे Z3 से। समझ आई बात? देन ये I की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर, तो ये हो गया Z2 प्लस ZL प्लस Z3 और Z1 प्लस Z3 IL अपॉन Z3 माइनस IL Z3 इज इक्वल टू क्या है? E। ठीक है, IL कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ हम Z1 प्लस Z3 को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। देखो Z1 प्लस Z3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके रिवर्स टर्म से, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और यहाँ हमें यही टर्म मिल जाएगी Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, तो ये हो गया Z3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ये जो टर्म आई है इसे हमें इसी रूप में लिखना है,
तो यहाँ आई एल को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो देखिए इससे पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लें। आई एल Z2 प्लस Z3 माइनस Z3 स्क्वायर Z1 प्लस Z3 और प्लस ZL को आप अलग लिख लीजिए और ये आ गया Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। ठीक है, यहाँ हम सिर्फ इसके साथ में Z1 प्लस Z3 को एलसीएम में लेके सॉल्व करते हैं। तो इसको देन आई एल इंटू Z2 को अलग रखिए, Z3 के साथ एलसीएम लिया उस टर्म का, तो ये हो गई Z1 प्लस Z3 और Z3 के साथ मल्टीप्लाई Z1 Z3 और प्लस Z3 स्क्वायर और नेक्स्ट टर्म माइनस Z3 स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ZL इज इक्वल टू Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। ठीक है, तो यहाँ से ये Z3 स्क्वायर को हमने कैंसिल कर दिया, ये रह गया Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 और प्लस का क्या रह गया ZL। ठीक, तो यहाँ IL को देखिए मैं लिख रहा हूँ Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 डिवाइडेड बाई, इसको हमें ऐसे ही फॉर्म में रखना है क्योंकि हमें थेवेनिन प्रमेय का स्टेटमेंट को यहाँ वेरीफाई करना है और यहाँ ये टर्म इसके अपॉन में आ गई, ये रह गया Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 और प्लस क्या है ZL, यानी इस टर्म को हम एक साथ लिखेंगे और इसको ZL को हम क्या करेंगे अलग लिखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हमारे पास में IL का जो रिजल्ट आया है और अब हम थेवेनिन परिपथ से इसको कंपेयर करते हैं। देखिए ये इक्विवेलेंट को बताता है डिवाइडेड बाई ये जो ब्रैकेट वाले जो टर्म है, ये नीचे वाला टर्म, ये Z इक्विवेलेंट को बताता है और प्लस ZL। देखिए IL को हम इस रूप में लिख सकते हैं, एक तुल्य वोल्टता, एक तुल्य प्रतिबाधा और प्लस लोड प्रतिबाधा को अलग रखते हुए। अब हम देखते हैं कि क्या थेवेनिन का स्टेटमेंट है वो सही है। देखिए थेवेनिन के स्टेटमेंट से ई इक्विवेलेंट कब ज्ञात करते हैं, ई इक्विवेलेंट के लिए हम यहाँ इन टर्मिनलों पर वोल्टता ज्ञात करते हैं लोड को हटा के, समझ में आई बात। तो लोड को हटा के हम इन टर्मिनल्स पे वोल्टता जब देखेंगे तो देखिए अगर लोड हटा हुआ है तो इस तरफ कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी और कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, इट्स मीन Z2 भी यहाँ नहीं होगा, तो यानी सिंपल ये टर्मिनल ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रतिबाधा इस पर वोल्टता जो है लोड को हटाकर वो किस पर वोल्टता के बराबर होगी, Z3 पर वोल्टता के बराबर, समांतर क्रम में है परिपथ। तो Z3 पर वोल्टता ज्ञात करनी है, तो ये सर्किट इधर का है ओपन। तो यहाँ से देखो इस परिपथ में इस स्थिति में बहने वाली धारा क्या हो गई, करंट I इज इक्वल टू E अपॉन Z1 प्लस Z3। अच्छा, हमें ज्ञात करनी है Z3 पे वोल्टता, जो Z3 पे जो वोल्टता होगी वो क्या हो जाएगी, ओम के नियम से V बराबर RI। तो Z3 पर वोल्टता मीन्स हम ई इक्विवेलेंट ज्ञात कर रहे हैं, यही तो कहा था थेवेनिन ने कि इस लोड को ओपन रखते हुए यहाँ पर वोल्टता टर्मिनल्स पे, तो इट्स मीन यहाँ पर V बराबर RI। तो प्रतिबाधा कितनी है Z3, I कितनी है ये रहा, तो ये हो गया Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। देखिए ये आ गया मान, तो यानी ई इक्विवेलेंट के लिए थेवेनिन का कथन है वो क्या है, सही है। अब हम क्या करते हैं कि तुल्य प्रतिबाधा भी देख लेते हैं Z इक्विवेलेंट। तो तुल्य प्रतिबाधा के लिए आप देखिए कि यहाँ से आपको प्रतिबाधा मेजर करनी है, तो प्रतिबाधा मेजर करनी है तो यहाँ प्रतिबाधा है रहेगी, प्रतिबाधा तो मेजर करेंगे तो वो तो काउंट होगी ही, तो इसलिए यहाँ प्रतिबाधा कितनी है Z। अब देखिए इस जब प्रतिबाधा मेजर करेंगे तो वोल्टा स्रोतों को क्या कर देंगे, वहाँ से उनकी प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित, अगर प्रतिबाधा नहीं है तो सीधा शॉर्ट कर दिया, प्रतिबाधा 0 है, इसमें क्या है सर्किट शॉर्ट है एकदम।
जीरो प्रतिबाधा मतलब शॉर्ट हो गया डायरेक्ट। तो यहाँ से देखिए आप Z इक्विवेलेंट मेजर कीजिए तो Z इक्विवेलेंट बराबर देखो ये दोनों किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में, और Z2 इनके क्या हो गया, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से प्रतिबाधा आ गई Z2 प्लस Z1 Z3 का समांतर संयोजन मीन्स Z1 Z3 बट्टे Z1 प्लस Z3। आई बात समझ में। तो यह इस पूरे सर्किट की इधर से आ गई तुल्य प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। तो ये परिपथ हमने बना दिया, उस परिपथ का तुल्य परिपथ। और यहाँ लोड कनेक्ट करके अब हम इसमें से बहने वाली धारा का मान ज्ञात करते हैं। यह वही आता है जो हम सामान्य किरचॉफ के परिपथ नियमों को लेके हल करते हैं। आई बात समझ में। तो इस प्रकार थेवेनिन प्रमेय का ये स्टेटमेंट और ये उसका प्रूफ, एक हम इसका कर लेते हैं अप्लीकेशन। तो एक इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल अपने कर लेते हैं कि जैसे एक परिपथ है, इस परिपथ की बैटरी जो वोल्टा स्रोत है उसकी वोल्टा 1 वोल्ट है, लेकिन इसका आंतरिक प्रतिरोध भी है 1 ओम। ठीक है, तो ये आंतरिक प्रतिरोध का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ जो प्रतिबाधा है वो 1 ओम है, दूसरी जो प्रतिबाधा है Z2 है जो है वो 2 ओम है, और ये जो प्रतिबाधा है ये 3 ओम है। आप और भी प्रतिबाधाएं लेकिन श्रेणी क्रम में होंगे तो उनका योग हो जाएगा। और यहाँ जो प्रतिबाधा है वो 2 ओम है। ठीक है, लोड प्रतिबाधा जो है उसका मान भी 2 ओम है। आप लोड प्रतिबाधा को ZL कह दो या सिंपल प्रतिरोध है तो हम उसको RL भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस परिपथ के लिए थेवेनिन तुल्य परिपथ बनाइए। आई बात समझ में। तो इस परिपथ का थेवेनिन तुल्य परिपथ हम जानते हैं कि ये होगा E इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट या R इक्विवेलेंट भी कह सकते हो, और यहाँ लोड प्रतिरोध अपना, और वो कितना है 2 ओम का, ये लीजिए। तो अब हमें E इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट के मान बताने हैं थेवेनिन प्रमेय से। ठीक है, तो देखिए थेवेनिन प्रमेय से हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं तुल्य वोल्टता। तो तुल्य वोल्टता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, लोड टर्मिनल्स को हटा देंगे, लोड को हटा के वोल्टता ज्ञात करेंगे। तो लोड को जब हम यहाँ से हटा देंगे तो 2 ओम की तरफ इस वोल्टा स्रोत के कारण बहने वाली धारा क्या, क्योंकि ओपन हो गया ना सर्किट, तो यहाँ आने वाली धारा क्या हो गई 0। तो सीधी सी बात है वोल्टता सिर्फ किस पे मेजर होगी, 2 ओम पे। आई बात समझ में। तो तुल्य वोल्टता ज्ञात करने के लिए हम 10 वोल्ट और 10 वोल्ट का हम प्रतिरोध 1 ओम शो कर रहे हैं यहाँ, और यहाँ जो प्रतिरोध है वो 1 ओम है, और ये प्रतिरोध है अपना 2 ओम। ये टर्मिनल्स ओपन है, तो ये जो वोल्टता होगी ये होगी, दैट इज E इक्विवेलेंट होगी। ये वोल्टता होगी E इक्विवेलेंट जो सीधा 2 ओम पर वोल्टता को मेजर करेगी, समांतर क्रम में कनेक्टेड है। चलिए यहाँ देखिए प्रतिरोध, देखिए इस परिपथ में कितने प्रतिरोध हो गए, 1 2 3 प्रतिरोध हो गए। तो तुल्य प्रतिरोध हो गया 1 ओम 1 ओम 2 ओम श्रेणी क्रम में, तो 1 2 और 2 4 ओम। तो यहाँ पर इस परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर V बट्टे I। तो V कितना है 10 वोल्ट और बट्टे R कितना है 4, तो ये हो गया 10 बट्टे 4 का मतलब हो गया ये 2.5 एम्पियर। आई बात सुनने। तो इस करंट के कारण 2 ओम पर, तो 2 ओम पर प्राप्त वोल्टता क्या होगी, V इजिकल टू RI से। तो E इक्विवेलेंट बराबर RI, R का मान कितना है 2 और I का मान कितना है 2.5। तो E इक्विवेलेंट कितना आ गया अपने पास में 5 वोल्ट। ठीक है, 5 वोल्ट आ गया इसका मान इक्विवेलेंट का। तो E इक्विवेलेंट ज्ञात कर लिया हमने, वो आ गया अपने पास में 5 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट Z इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। तो Z इक्विवेलेंट ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, Z इक्विवेलेंट ज्ञात करने के लिए इस वोल्टा स्रोत की वोल्टा को शून्य मानकर इसे इसकी आंतरिक प्रतिबाधा कितनी है 1 ओम से प्रतिस्थापित कर दिया। अगर नहीं होती तो ये 1 ओम भी नहीं होता है, तो ये काउंट हो गई। अब यहाँ से आप इस परिपथ की प्रतिबाधा देखिए यहाँ से, तो ये देखिए 2 ओम से हम चले और 1 ओम और 1 ओम कितना हो गया, ये दोनों 1 ओम और 1 ओम कितना हो गया, ये दोनों एड होके श्रेणी क्रम में है ना, तो ये कितने हो गए 2 ओम। ये 2 ओम और 2 ओम किस में है, समांतर क्रम में। तो इनका तुल्य कितना हो गया 2 गुणा 2 बट्टे 2 प्लस 2, तो ये हो गया 4 बट्टे 4 का मीन्स हो गया 1।
इन दोनों का हो गया 1 ओम, और ये 1 ओम और 2 ओम अब किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में, तो इनका तुल्य कितना हो गया 3 ओम, तो Z इक्विवेलेंट कितना मिल गया हमें 3 ओम। आई बात समझ में। अब अगर ये कहे कि इस थेवेनिन परिपथ से बहने वाली जो लोड से बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए, तो I इज इक्वल टू ओम के नियम से V/I, तो V कितना है 5 और V/R 5, और R कितना हो गया 3 और 2, ये श्रेणी क्रम में हो गया ना, तो 5, तो 5 से कैंसिल, कितना आ गया 1 एम्पियर। तो लोड से जाने वाली धारा है वो कितनी आ गई 1 एम्पियर। तो इसका बहुत ही सिंपल है थेवेनिन प्रमेय और उसके एप्लीकेशंस, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है। तो आप और इस पे जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व कर लीजिएगा।